राजू और रमेश दोनों चचेरे भाई शहर से वापस लौट रहे थे। तभी जंगल के पास बने कुएं में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ। रमेश, ये तो किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज है। लगता है कोई मुसीबत में है। अरे छोड़ ना यार, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रहा है? वैसे भी शाम होने वाली है, पता नहीं कौन है। नहीं भाई, ऐसी मुसीबत में किसी को छोड़कर जाना ठीक नहीं। अब जब आवाज सुन ली है तो हमें मदद करनी चाहिए। तू नहीं मानेगा, चल देखते हैं। राजू और रमेश उस कुएं के पास जाते हैं, पर जैसे ही वो कुएं में झांकते हैं, दोनों घबरा जाते हैं। अरे राजू, ये कोई लड़की नहीं, भूत है। ये भूत देख, इसके पास सिर है। ये तो कोई राक्षस ने प्रतीत होती है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं कोई भूत या राक्षस नहीं हूँ, साधारण लड़की हूँ। मेरा नाम सुधा है। आसपास के गांव के लोग मुझे देखकर डरते थे, उनसे बचती भागती मैं इस जंगल में आई और इस कुएं में गिर गई। उसके बाद इस राह से गुजरते किसी व्यक्ति ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद कर दो, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। अगर तुम दोनों भी चले गए तो कोई भी मुझे बाहर नहीं निकालेगा। अरे तेरा क्या पता, तू झूठ बोल रही हो। नहीं, हम अपने को खुद मौत थोड़ी देंगे। पता नहीं हम तुझे कुएं से बाहर निकाले और तू हमारा खून पीकर हमें जान से मार दे। इसकी बातों पर ध्यान मत दे। रमेश, मैं इसकी मदद करूंगा। मैं ऐसे किसी लड़की को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। क्या पता ये सचमुच एक साधारण लड़की हो और किसी कारण इसका ऐसा रूप हो। मुझे लगता है ये सच बोल रही है। पता नहीं मैं तेरे साथ क्यों आ गया। तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। रुक, पहले मुझे किसी पेड़ चढ़ने दे, पता चले। कुएं से बाहर निकलते ही हम दोनों को खा जाए। और राजू पेड़ की टहनियां जोड़कर एक रस्सी बनाता है और उसके सहारे उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और मुझे बाहर निकाला। पर अब तो मैं तुम्हें कुएं से भी निकाल दिया, तुम फिर क्यों रो रही हो? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे इस रूप को देखकर सब डर जाते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब तुम वहीं रहना, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता भी है चाची कितना गुस्सा करेगी अगर तू उसे घर ले गया। अरे रहने दे। राजू को उस समय जो ठीक लगा उसने वही किया। उसने इंसानियत का फर्ज निभाया और वो सुधा को अपने साथ गांव ले आया। वो सुधा को घर के अंदर ले गया। जैसे ही वह घर में घुसा, उसकी माँ डर कर घबरा गई। अरे तू ये किसे उठा लाया? ये तो कोई भूतनी है। ये तुझे कहाँ मिल? माँ, ये कोई भूतनी नहीं है। ये हमारी तरह ही साधारण इंसान है। इसका नाम सुधा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सब लोग इससे डरते हैं और इसको मार देना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। माँ, ऐसा मत करो। ये बेचारी कहाँ जाएगी? अगर हमने इसे नहीं रखा तो तू किस तरह से इसको यहाँ रखेगा? हाँ, तुझे पता भी है गांव वाले कितनी बातें बनाएंगे। हमारा जीना हराम कर देंगे कि हमने एक लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, और वो भी 5 सर वाली। माँ, मैं सुधा से शादी करूंगा और अब से ये तुम्हारी बहू के रूप में ही यहाँ रहेगी, मेरी पत्नी बनकर। हे राम, अब यही दिन देखने बाकी थे कि मेरा लड़का भी मेरा नहीं रहा। एक भूतनी को मेरी बहू बना रहा है, वो भी 5 सिर वाली। जो करना है करो, पर मैं इससे अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। राजू सुधा से शादी कर लेता है, पर राजू की माँ ने उसे अपनी बहू नहीं माना था। सुधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे उसने पूरे घर को संभाल लिया। वो सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी, लेकिन गांव वाले सुधा की शक्ल के कारण उसका तिरस्कार करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जानकी, ये राजू ने ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है, हमारा रमेश तो इन सब चीजों से दूर ही रहता है। उसने तो राजू को भी मना किया था कि वो इस लड़की को घर न लाए, पर उसने बात ही नहीं मानी। अब देखो, पूरा गांव हम सब पर हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारे राजू के कारण हमारी भी बदनामी हो रही है। क्या करूं जेठानी जी, मेरे तो सच में करम ही फूटे हैं जो ऐसी बहू घर में आई है। अपनी सास और ताई सास की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राजू वहां जाता है। सुधा, तुम जैसी हो, मैंने तुमसे शादी की है, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आप बहुत अच्छे हो, मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। राजू के व्यवहार से सुधा को हिम्मत मिलती है, पर कुछ दिनों बाद अचानक उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। हमने पहले कभी ऐसी विपत्ति का सामना नहीं किया है भैया। देवता हमसे नाराज है। लगता है ये सब उस 5 सिर वाली बहू के कारण हुआ है।
एक काम करते हैं, तुम सबकी राय पर हम उस सिरवाली को यहाँ से निकाल देते हैं, तभी इस गांव में सूखे की परेशानी ठीक होगी। सब लोग मिलकर राजू के घर जाते हैं और उसे वो गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। ठाकुर साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? यह गांव हमारे लिए हमारी धरती माँ है। मैं अचानक अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी को लेकर इस गांव से कैसे चला जाऊं? मेरी जमीन है, मेरा काम है। भाई तू चला जा, तेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जा, तू जा। मैंने तुझे कहा था राजू, तू इसे घर तो ले आया है। आज हम बेघर हो रहे हैं, वो भी इसके कारण। आप सब गलत समझ रहे हैं। ये सूखा मेरे कारण नहीं हुआ है। मैं चाहूँ तो अभी भी इस गांव में बारिश कर सकती हूँ और इस गांव को सूखे से मुक्त कर सकती हूँ। ये तो ऐसे कह रही है जैसे इसके पास कोई जादुई शक्ति है। ऐसा ही समझ लो। मैं अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती थी। वास्तव में मैं एक ऐसी जादुई पंचलोक ऐसी आई हूँ जहाँ पर सबके पास सिर होते हैं। मैं धरती पर अपनी इच्छा से घूमने के लिए आई थी, पर मैं नहीं जानती थी कि धरती के मनुष्य मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं अगली अमावस्या तक वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं राजू के साथ यहाँ आ गए। पर राजू का स्वभाव बहुत अच्छा है। मुझे सच में उनसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं अपने लोक वापस नहीं जाना चाहती थी। पर आज मैं अपनी शक्तियों से इस गांव में बारिश करके अपने घर लौट जाऊंगी। राजू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे सच को छुपाया। अचानक सुधा के प्रत्येक सिर से एक दिव्य रोशनी चमकने लगती है और वो रोशनी आसमान की तरफ जाती है और अचानक आसमान में बादल घिरते हैं और जल्द ही हल्की बारिश होने लगती है। बंजर खेत हरे भरे हो जाते हैं। तेज बारिश से पूरा गांव और खेत खलिहान भीग जाता है। सब लोग बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने सुधा पर शक किया। तभी आसमान एक युवक और एक युवती उतरते हैं। उनके भी पास सिर थे। माताश्री, पिताश्री, आप और यहाँ मैं तो घर आने ही वाली थी। नहीं बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। हाँ बेटी सुधा, अब तुम यही धरती लोक पर रहो और अपने पति और अपनी सास की सेवा करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें धरती वासियों की तरह एक साधारण ज्योति में बदल रहे हैं। देखते देखते सुधा के चारों सिर गायब हो जाते हैं। राजू सुधा को उस रूप में देखकर बहुत खुश होता है। बहू, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। हमने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। उस दिन के बाद सुधा अपने पति राजू और